मैंने उस दिन एक फैसला किया था और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा। मेरे शौहर जब परदेश जाने लगे तो जाते वक्त अपनी छोटी बहन का हाथ मेरे हाथ में देकर बोले, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे कभी किसी चीज की कमी महसूस न होने देना। उस लम्हे मैंने भी उसे गले लगाकर वादा किया कि मैं इसका ख्याल माँ की तरह रखूंगी, मगर मुझे क्या खबर थी कि यही वादा एक दिन मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा। शुरू में वो लड़की बहुत सादा और फरमाबरदार थी, घर के हर काम में मेरा हाथ बटाती, कभी शिकायत ना करती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में इसके लिए नागवारी पैदा होने लगी। मैंने इस पर सख्ती करना शुरू कर दी, इसे आम सा खाना देती और घर के सारे काम इसी से करवाती। अगर वो कभी अपने भाई से बात करने की ख्वाहिश जाहिर करती तो मैं बहाना बनाकर इसे टाल देती। यहाँ तक कि मैंने इसकी पढ़ाई भी रुकवा दी। वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रही। वक्त के साथ साथ वो मेरे लिए एक बोझ बन गई। मैं हर वक्त यही सोचती कि किस तरह इससे जान छूट जाए। एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई और इसने एक बूढ़े आदमी का जिक्र किया जो अकेला था और घर संभालने के लिए बीवी चाहता था। उसने इशारों में कहा कि ये रिश्ता इस लड़की के लिए मुनासिब हो सकता है और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। मैंने बेज़ाहिर तो खामोशी इख्तियार की, मगर दिल ही दिल में फैसला कर लिया। अगले दिन मैंने लड़की को बुलाकर कहा कि इसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। वो हैरान हुई और बोली कि इसका भाई तो खुद इसकी शादी करना चाहता है। मैंने मुस्कुराकर इसे यकीन दिलाया कि सब कुछ इसकी भलाई के लिए है। वो चुप हो गई और हमेशा की तरह सर झुका लिया। निकाह की तैयारी भी अजीब थी, ना कोई खुशी ना कोई अपनायत, चंद अजनबी लोग, ये खाजी और खामोशी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिश्ता नहीं बल्कि एक सौदा तय हो रहा हो। लड़की की आंखों में सवाल थे, मगर उसने कुछ न कहा। निकाह के मुकम्मल होते ही मैंने सुख का सांस लिया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। इसी शाम वो इस बूढ़े आदमी के घर चली गई और मैं अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कई साल बाद मेरे शौहर वापस आए। उन्होंने आते ही कहा कि अपनी बीवी को बुलाओ, वो इसे बहुत याद कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने बहाने बनाने की कोशिश की, मगर वो मानने को तैयार न थे। इसी रात उन्होंने मुझे एक तोहफा दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं खुशी से इसे खोलने लगी, मगर जैसे ही मेरी नजर इस पर पड़ी, मेरा दिल दहल गया। वो सच्चाई मेरे सामने थी जिससे मैं बरसों से भाग रही थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई और इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि इंसान अपने किए से कभी नहीं बच सकता। वो खामोश नजरों से मुझे देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, भाई, एक बार भाई से बात करवा दें, वो खुश हो जाएंगे। मैंने इसे तेज नजरों से घूरा और सख्त लहजे में कहा, अभी बात करना ठीक नहीं, कल वो खुद फोन करेगा, तब बात हो जाएगी। इसने मजीद कुछ न कहा, बस सर झुकाकर बैठ गई। जब वो गाड़ी में बैठने लगी तो इसने चुपके से भाई का नंबर मिलाने की कोशिश की, मगर मैंने फौरन इसके हाथ से फोन छीन लिया और सर्द लहजे में कहा, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, पुरानी बातें भूल जाओ। वो साकित होकर बैठ गई, जैसे इसके अंदर की सारी आवाजें खत्म हो चुकी हों। गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ और वो खामोशी के साथ वहां से चली गई। 2 दिन बाद उस बूढ़े आदमी की बेटी मेरे घर आई और खतरे नागवारी से बोली, आपने हमें नहीं बताया था कि ये लड़की इतनी कम उम्र है, ना इसे खाना बनाना आता है और ना ही किसी से बात करती है। मैंने हंसते हुए बात को टाल दिया, शुरू में सभी ऐसे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। मगर दिल ही दिल में मैं यही चाहती थी कि वो वही रहे, कभी वापस ना आए। अब वो मेरे रास्ते से हट चुकी थी। इसके बाद मैंने इसका नंबर भी बंद कर दिया, जैसे इसका वजूद ही खत्म कर दिया हो। जब मोहल्ले वाली ने पूछा कि क्या लड़की को कोई एतराज तो नहीं हुआ, तो मैंने बेपरवाही से कहा, बिल्कुल नहीं, वो खुश है, और अगर कुछ हुआ भी तो अब मुझे क्या, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। अगले दिन मैंने शौहर को फोन किया और खुशी से बताया कि इसकी बहन की शादी एक बहुत अच्छे और मुअज़्ज़ज़ घराने में कर दी है। वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में जो कुछ किया, मैं इसका बदला कभी नहीं दे सकता। मैंने इसके अल्फाज में छुपे एतमाद को सुना और झूठ के अंदर सुकून ढूंढने की कोशिश की, मगर दिल के किसी कोने में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई सच अंदर ही अंदर मुझे झिंझोड़ रहा हो।
दोपहर के वक्त अचानक मेरे मोबाइल पर वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर इसका नाम देखकर दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर चेहरे पर वही मसनवी सुकून सजा लिया जो मैंने अब अपना लिया था। इसने मुस्कुराकर हाल पूछा और फिर सीधा सवाल किया, मेरी बहन कैसी है, कुछ तो है ना। एक लम्हे के लिए मैं रुकी, फिर झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, वो बहुत अच्छी जगह है, बड़े लोग हैं, इज्जत और आराम सब कुछ है। वो हर रोज तुम्हारे लिए दुआएं करती है। यह सुनकर इसने इत्मीनान से आंखें बंद की और शुक्र अदा किया। कॉल खत्म होते ही मैंने फौरन लैपटॉप खोला। अब मुझे अपने झूठ को मजबूत बनाने के लिए मजीद कहानियां घटनी थी। मैंने मुख्तलिफ जगहों से अमीर घरों की लड़कियों की तस्वीरें जमा करना शुरू की। कहीं कोई तकरीब में मुस्कुरा रही थी, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में खड़ी थी, किसी के हाथ में फूल थे और किसी के अंदाज में वखार झलक रहा था। मैं इन तस्वीरों के जरिए ये कैसी हकीकत बना रही थी जो हकीकत थी ही नहीं। मैंने उन तस्वीरों को एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ तकरीबात और खुशहाल घरों की लड़कियों की तस्वीर इकट्ठी करके उनमें अपनी ननन की एक पुरानी तस्वीर इस तरह शामिल की कि सब कुछ हकीकी लगने लगा। फिर मैंने एक नया नाम रखकर सोशल मीडिया पर इसका जाली प्रोफाइल बना दिया। इस प्रोफाइल में ऐसे कैप्शन लिखे जैसे वो वाकई किसी बड़े और मुअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक़ रखती हो। कहीं समाजी खिदमत पर इसे आज़िज़ मिल रहा था, कहीं वो किसी तकरीब में नुमाया नजर आ रही थी और कहीं इसके ख्वाब पूरे होने की कहानी बयान की जा रही थी। चंद ही घंटों में एक मुकम्मल झूठी जिंदगी स्क्रीन पर हकीकत की तरह सज चुकी थी। हर तस्वीर, हर जुमला एक ऐसा धोखा था जो देखने वाले को सच लगता था। अगले दिन मैंने वीडियो कॉल पर वो प्रोफाइल अपने शौहर को दिखाया। वो हैरत से स्क्रीन को देखता रह गया। इसकी आंखों में खुशी और इत्मीनान साफ झलक रही थी। वो बेख्तियार बोल उठा, क्या ये वाकई मेरी बहन है? मैंने इस काम को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया था। सादा सी तस्वीरों को एक नई कहानी देकर मैंने इन्हें इस अंदाज में पेश किया कि हर देखने वाला धोखा खा जाए। एक फर्जी नाम के साथ सोशल मीडिया पर ऐसा प्रोफाइल बनाया जिसमें हर पोस्ट किसी बड़े और बाअसर खानदान से ताल्लुक़ का तासीर देती थी। मैंने कैप्शन भी इसी हिसाब से लिखे जैसे वो लड़की वाकई किसी नुमाया मकाम तक पहुंच चुकी हो। चंद ही घंटों में वो मसनवी जिंदगी हकीकत का रूप धार चुकी थी और जब मैंने वो सब कुछ वीडियो कॉल पर दिखाया तो सामने वाले की हैरत साफ नजर आ रही थी। वक्त के साथ मैंने इस झूठ को और मजबूत बना दिया। मैंने ना सिर्फ इस लड़की का बल्कि इसकी फर्जी शौहर का भी एक मुकम्मल किरदार तख्लीक किया, जिसे महंगी गाड़ियों, कीमती घड़ियों और ब्रांड्स लिबास के साथ पेश किया गया। एक जाली इंटरव्यू तक तैयार किया गया जिसमें वो ख़वातीन की आज़ादी पर बात करती दिखाई देती थी। आसपास के लोगों के दरमियान भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता यही कहानी फैलाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि हर कोई इस झूठी हकीकत को सच मानने लगा। दूसरी तरफ मैंने इस लड़की की असल जिंदगी के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। इसका पुराना राबिता ख़त्म कर दिया गया था और अगर कहीं से इसकी कोई आवाज़ आने की कोशिश भी होती तो मैं फ़ौरन इसे खामोश कर देती। जब किसी ने इसकी हालत के बारे में बताया तो मैंने बेहिसी से यही कहा कि शुरू में सबको वक्त लगता है, फिर सब ठीक हो जाता है। मेरे लिए अब सिर्फ वही हकीकत अहम थी जो मैंने खुद बनाई थी। हर गुजरते दिन के साथ मेरा यकीन बढ़ता जा रहा था कि मेरा बनाया हुआ जाल अब मुकम्मल हो चुका है। घर, रिश्तेदार और आसपास के लोग सब इसी कहानी का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन जब दोबारा वीडियो कॉल की बात हुई तो मैंने फौरन एक नया बहाना गढ़ लिया और प्रोफाइल पर एक और तस्वीर डाल दी जैसे वो किसी वर्कशॉप में मसरूफ हो। अब मुझे लगने लगा था कि मैंने हर तरफ से अपने राज को महफूज कर लिया है और सच तक पहुंचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। 2 घंटे गुजर चुके थे जब इत्तला मिली कि दरवाजे पर कोई लड़की खड़ी है, पोशीदा कपड़ों में, खामोश और बेहाल। मैंने बेख्तियार पूछा वो कौन है, मगर जवाब में सिर्फ इतना मिला कि पहचानी नहीं जा रही। जब मैं बाहर निकली तो एक लम्हे के लिए कदम रुक गई। वही चेहरा था मगर हालत ऐसी कि जैसे जिंदगी ने इसे कुचल दिया हो। सर बेतरतीब, कपड़े मिट्टी से आटे हुए, पांव नंगे और बाजुओं पर नील के निशान। वह सर झुकाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ी थी जैसे कोई आसरा ढूंढ रहे हो। मेरे अंदर एक सख्ती से जाग उठी। मैंने फौरन नौकर को इशारा किया कि दरवाजा बंद रखे और इसे अंदर ना आने दे। वो कुछ कहे बगैर वही जमीन पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई मगर वो अपनी जगह से ना हिली।
میں نے کھڑکی کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے ایسے بیٹھے تھے جیسے جسم تو یہاں ہے مگر روح کہیں اور بھٹک رہی ہو۔ عجیب سی بے چینی میرے اندر سر اٹھانے لگی، مگر میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ٹی وی کی آواز بلند کر دی۔ شام تک بات محلے میں پھیل چکی تھی۔ ایک عورت نے آ کر مجھے تنبیہ کی کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ اب اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ بارش تیز ہوتی گئی اور وہ لڑکی خاموشی سے وہی بیٹھی رہی۔ نہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہ کسی سے کچھ کہا۔ نوکر نے آ کر خدشہ ظاہر کیا کہ اگر اس کی حالت بگڑ گئی تو مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر میں نے سرد لہجے میں کہہ دیا کہ اسے چھوڑ دو، وہ خود ہی چلی جائے گی۔ رات کے سناٹے میں جب میں نے دوبارہ کھڑکی سے دیکھا تو وہ دیوار سے ٹیک لگائے خود میں سمٹی بیٹھی تھی۔ بارش رک چکی تھی مگر اس کے جسم کی کپکپاہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے پردہ گرا دیا اور اندھیرے میں خود کو سونے پر مجبور کر لیا۔ اگلی صبح وہ وہاں نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ فجر کے وقت خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ ایک لمحے کو سکون محسوس ہوا، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ بعد میں نے سختی سے پیغام بھجوا دیا کہ اگر وہ دوبارہ یہاں آئی تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا شوہر آیا، تھکا ہوا اور پریشان۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے دروازے کے پیچھے سے ہی کہہ دیا کہ وہ یہاں آئی تھی مگر اسے واپس بھیج دیا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا، جیسے امید کا آخری سہارا بھی ٹوٹ گیا ہو۔ چند دنوں بعد جب محلے میں اس بات کا ذکر ہوا تو میں نے ہر بات ایک نئی کہانی سنا دی۔ کبھی کہا وہ اپنی جگہ چلی گئی، کبھی کہا اس کی زندگی سنور گئی ہے، یہاں تک کہ ایک اجنبی بوڑھی عورت نے بھی اس کے بارے میں پوچھا، اور میں نے مسکرا کر یہی کہا کہ اب وہ خوش ہے۔ سچ کہیں پیچھے رہ گیا تھا اور میں نے جھوٹ کو اس طرح سجا لیا تھا کہ وہی حقیقت لگنے لگا۔ وہ ایک لڑکی تھی۔ اس رات جب میں بستر پر لیٹی اور کھڑکی سے باہر دیکھا تو اچانک سب کچھ یاد آنے لگا۔ بارش کی وہ رات، اس کا بھیگا ہوا وجود، ننگے پاؤں اور وہ خاموشی، سب کچھ ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ میں نے کروٹ بدلی، لائٹ بند کی اور دل کو سمجھایا کہ جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس نے خود ہی اپنی زندگی سے ہار مان لی۔ رات کے تقریباً 2 بجے موبائل کی گھنٹی بجی۔ نیند کے عالم میں بھی اس وقت آنے والی کال دل میں عجیب سا خوف پیدا کر دیتی ہے۔ اسکرین پر انجان نمبر تھا۔ ایک لمحے کو خیال آیا شاید کوئی ضروری بات ہو، مگر جیسے ہی کال اٹھائی دوسری طرف سے وہی مدھم اور ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی، بھابی ایک بار بھائی سے بات کروا دیں، میں مرنے سے پہلے اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری سانس جیسے رک گئی، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھال لیا اور سخت لہجے میں جواب دیا، تم اب اس قابل نہیں رہی کہ اس سے بات کر سکو، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، جو تمہارے نصیب میں تھا تمہیں مل چکا۔ اگر دوبارہ یہاں آنے یا فون کرنے کی کوشش کی تو میں خود تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے زندگی کی آخری دوڑ بھی ٹوٹ رہی ہو۔ پھر بہت دھیمی سی آواز آئی، بھابی بس ایک بار۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فون کاٹ دیا اور فوراً نمبر بلاک کر دیا۔ کمرے میں گہری خاموشی پھیل گئی، مگر اس کی آواز اندھیرے میں گونجتی رہی۔ میں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، مگر نیند آنکھوں سے کون سو دور تھی، اور دل کے کسی کونے میں ایک انجان سا بوجھ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ خود کو یہی یقین دلاتی رہی کہ سب ٹھیک ہے، سب معمول کے مطابق ہے، مگر دل کے کسی کونے میں وہ بوجھ اب بھی موجود تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے نوکر کو بلایا اور سخت لہجے میں کہا، سنو، اگر وہ لڑکی کبھی اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو دروازے سے ہی واپس بھیج دینا، اب اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نوکر نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، مگر فوراً سر جھکا کر ہاں کر دی۔ میں نے مزید تاکید کی، اور اگر وہ کسی سے بات کرنے کی کوشش کرے تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، جیسے سب کچھ سمجھ گیا ہو، مگر کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت شوہر کی کال آئی۔ اس کی آواز میں خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ میری چھٹیاں منظور ہو گئی ہیں، اگلے مہینے آ رہا ہوں۔ یہ سن کر میرے ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے، چہرے پر مسکراہٹ لے آئی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کے آنے کے ساتھ ہی میرے بنائے ہوئے سب جھوٹ بھی میرے سامنے کھڑے ہونے والے تھے۔ میں نے نوکر کو سختی سے سمجھا دیا تھا کہ اگر وہ لڑکی دوبارہ اس گھر کے قریب بھی نظر آئے تو فوراً مجھے خبر دی جائے، اور وہ خاموشی سے سر جھکا کر چلا گیا۔ اگلے دن دوپہر کو شوہر کی کال آئی۔ اس کی آواز میں خوشی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کی چھٹی منظور ہو گئی ہے
और वो अगले महीने वापस आ रहा है। मैंने खुशी जाहिर की, मगर दिल के अंदर एक अनजाना खौफ भी जाग उठा। फिर इसने अचानक पूछ लिया कि मैंने कभी इसकी बहन से बात क्यों नहीं करवाई। वो खुद भी फोन नहीं करती। मैं एक लम्हे को ठटकी, मगर फौरन मुस्कुराकर झूठ गढ़ लिया कि वो बहुत मसरूफ रहती है, कभी सोशल वर्क में, कभी वर्कशॉप्स में, कभी अपने शौहर के साथ, इसलिए फुर्सत नहीं मिलती। तुम आओगी तो खुद ही बात हो जाएगी। वो कुछ देर खामोश रहा और बोला कि बचपन में वो इसके बगैर नहीं रहती थी, अब इतनी बदल गई है। तो मैंने बात बदलते हुए कहा कि अब वो बच्ची नहीं रही, बल्कि जिम्मेदार औरत बन चुकी है। वक्त के साथ सब बदल जाता है। कॉल खत्म होने के बाद मैंने घर के सब लोगों को दोबारा ताकीद की कि अगर इस लड़की का साया भी यहाँ पड़ा तो कोई इस पर तरस न खाए, और सब खामोश रहे। चंद दिन बाद मोहल्ले की एक औरत ने आकर बताया कि वो लड़की शहर के एक सिलाई मरकज में देखी गई है, जहाँ वो बच्चों को पढ़ाती है और गरीबों में खाना बांटती है। बहुत बदल गई है, मगर पहचानी जाती है। मैंने सर्दी लहजे में कहा कि अब इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, जो था वो खत्म हो चुका है। इन्हीं दिनों एक अनजान नंबर से पैगाम आया कि वो मरने से पहले अपने भाई को एक बार देखना चाहती है, मगर मैंने वो पैगाम बगैर पढ़े ही मिटा दिया और फोन बंद कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद मैंने शौहर को वही जाली तस्वीरें भेजना शुरू कर दी, जिनमें यह खुशहाल और कामयाब जिंदगी दिखाई गई थी। वो हर बार खुश हो जाता और अपनी बहन पर फख्र करता। दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की की असल कहानी मोहल्ले में फैलने लगी। कोई कहता वो बच्चियों को मुफ्त तालीम देती है, कोई कहता वो गरीबों में राशन बांटती है, और मैं इन सब बातों को झूठ कहकर टाल देती। मगर हकीकत ये थी कि जितना मैं इनकार करती जा रही थी, इतना ही वो सच मेरे अंदर कहीं गहराई में जगह बनाता जा रहा था। मैंने बेदिली से फोन की गैलरी खोली और इसकी पुरानी तस्वीरों पर नजर डालने लगी। एक तस्वीर में वो अपने भाई के साथ हंसते खेलते नजर आ रही थी, चेहरे पर मासूम खुशी थी। मैंने फौरन वो तस्वीर बंद कर दी, जैसे दिल पर पड़ने वाली किसी नरम सी चोट को झटक देना चाहती हूँ। अब मैं खुद को यही समझा चुकी थी कि इसकी जिंदगी और मेरी दुनिया के रास्ते अलग हो चुके हैं। अब इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। अगले दिन शौहर की दोबारा कॉल आई। इसने खुशी से कहा कि इसके पास इसकी बहन का नया नंबर है और पूछा कि क्या मैं इससे बात करना चाहूंगी। मैं एक लम्हे को रुकी, फिर मामूल के अंदाज में झूठ बोल दिया कि इसने नंबर बदल लिया है और कहा है कि जब तुम वापस आओगे तो खुद ही बात करेगी। इसके ससुराल वाले ज्यादा फोन पर बात पसंद नहीं करते। कॉल खत्म होते ही मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब इसके वजूद को मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी से मिटा देना ही बेहतर है। अगर वो कहीं अपने अमल से दोबारा खड़ी भी हो जाए, लोगों की हमदर्दी हासिल कर लें, तब भी मेरे दरवाजे इसके लिए हमेशा बंद रहेंगे। दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा था, इससे मैं बिल्कुल बेखबर थी। दिसंबर की एक सर्द शाम थी। हवा में हल्की सी खनकी घुल चुकी थी। अहमद अपनी टैक्सी से उतरा ही था कि पीछे से किसी ने आवाज दी। वो मुड़ा तो सामने इसका पुराना दोस्त रिजवान खड़ा था, जिसके साथ इसने बचपन के कई साल गुजारे थे। दोनों खुशी से खुले मिले और करीब एक कैफे में जा बैठे। बातों का सिलसिला वहीं से जुड़ गया जहां बरसों पहले टूटा था। रिजवान ने बताया कि वो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से आया है और अब दुबई में काम कर रहा है। फिर अचानक इसके लहजे में संजीदगी आ गई। इसने कहा कि इसने अहमद के बारे में कुछ सुना है, जिसने इसे हैरान भी किया और अफसोस भी हुआ। अहमद चौंक गया और वजह पूछी। रिजवान ने आहिस्ता से बताया कि वो कराची के इलाके लियारी में एक फलाही कैंप गया था, जहां इसने एक लड़की को बच्चों को पढ़ाते देखा। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, मगर इसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी और दर्द था। जब इसने गौर से देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल अहमद की बहन जैसी लग रही थी। ये सुनकर अहमद कुछ लम्हों के लिए साकित हो गया, जैसे इसके अंदर कोई तूफान उठकर गया हो। इसने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या वो यकीन से कह सकता है? रिजवान ने संजीदगी से सर हिलाया और कहा कि इसने इस लड़की से बात करने की कोशिश भी की थी, मगर इसने सिर्फ इतना कहा कि अब इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। ये अल्फाज सुनकर अहमद के दिल में बेचैनी की एक लहर दौड़ गई। इसने मजीद तफसील पूछी तो रिजवान ने बताया कि वो लड़की एक छोटे से कमरे के बाहर बच्चों के साथ बैठी थी। इसके पास पुरानी कापियां और पेंसिल्स थी, कपड़े सादा और चेहरे पर हल्के जख्मों के निशान थे। इस रात जब अहमद अपने कमरे में वापस आया
तो इसने लाइट तो बंद कर दी, मगर इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि अब इसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी सच्चाई इससे छुपाई गई है। अलीशा की यादें जैसे अचानक जिंदा हो गई। वही मासूम हंसी, छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए आना, किचन में शोर मचाना और फिर भाई कहकर लिपट जाना। मगर अब वो सब किसी धुएं की तरह बिखर चुका था। अब इसके ज़हन में वही चेहरा उभरता था जो एक झोपड़ी में बैठा था, जख्मी, खामोशी और टूटा हुआ। अगले दिन अहमद ने मुझे वीडियो कॉल की। मैंने हस्बे मामूल चेहरे पर मसनवी मुस्कुराहट सजा ली। इसने हाल पूछा तो मैंने हंसते हुए कहा, सब ठीक है, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। मगर चंद लम्हों बाद इसका लहजा बदल गया। इसने संजीदगी से पूछा, सच बताओ मेरी बहन कहाँ है? एक पल के लिए मेरे दिल में घबराहट उभरी, मगर मैंने फौरन खुद को संभाला और मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, इतनी फिक्र क्यों? वो बहुत अच्छी जगह है, तुम आओगी तो खुद देख लोगी। अब वो सोशल वर्क करती है और अपने शौहर के साथ खुश है। अहमद कुछ देर खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैं जरूर हैरान होऊंगा अगर सब कुछ वैसा ना निकला जैसा तुम कह रही हो। मैंने फौरन बात का रुख मोड़ने की कोशिश की, मगर इसके दिल में शक जाग चुका था। इसी रात इसने रिजवान को दोबारा फोन किया और कहा कि जिस जगह तुमने बताया है वहां की तस्वीरें और मुकम्मल लोकेशन भेजो। अगले दिन रिजवान ने सब कुछ भेज दिया। वही झोपड़ी, वही बच्चे और वही मंजर जो सच को छुपा नहीं पा रहे थे। अहमद देर तक वो तस्वीरें देखता रहा। दिल मानने को तैयार नहीं था, मगर दिमाग साफ कह रहा था कि कुछ न कुछ जरूर छुपाया जा रहा है। इसी दिन इसने छुट्टी की दरख्वास्त दी और वापसी की तैयारी शुरू कर दी। अब इसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या इसकी बहन वाकई इसी हाल में है या जो इसे दिखाया गया वही सच है? चंद दिन बाद इसने मुझे फोन करके कहा, अगर मैं आऊं तो क्या मेरी बहन मुझसे मिलेगी? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, वो तुम्हारे लिए सरप्राइज भी तैयार कर रही है, तुम बस आ जाओ, सब खुश हो जाएंगे। इसने फोन बंद किया, मगर इसके जहन में सवालों की एक फहरिस्त बन चुकी थी। शक, खौफ और हकीकत के करीब पहुंचते जवाब। जब इसकी वापसी की तारीख तय हुई तो मेरा दिल बेचैन हो गया। रातों की नींद गायब हो गई, मगर मैंने जाहिर कुछ न होने दिया। घर की सफाई शुरू करवा दी, पर्दे बदलवाए, फर्नीचर नया लगवाया, इसके कमरे में नया सोफा रखवाया और इसकी पसंद की हर चीज का इंतजाम किया। नौकरों को सख्ती से हिदायत दी कि कोई कमी न रह जाए, सब कुछ बिल्कुल नया और मुकम्मल नजर आना चाहिए। मगर हकीकत ये थी कि मेरे कान हर वक्त दरवाजे की घंटी पर लगे रहते थे, जैसे कोई अनदेखे खौफ का साया करीब आ रहा हो। मैंने एक पुराने नौकर को अलग से बुलाकर कहा कि अगर वो लड़की कहीं आसपास नजर आए तो फौरन मुझे खबर दी जाए। इसने झिझकते हुए पूछा कि अगर वो आ गई तो क्या करना है? मैंने सख्त लहजे में कहा, अगर वो यहाँ आई तो इसे गली में ही रोक देना, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। इसी शाम जब मैं किचन में थी तो नौकर ने आकर बताया कि दोपहर में एक औरत गली में देखी गई थी, पुरानी चादर ओढ़े, किसी एनजीओ के साथ। वो ज्यादा बोल नहीं रही थी, बस आसपास देख रही थी। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे वो सच जिसे मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी अब खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आने वाला हो। मैंने नौकर से सख्त लहजे में कहा कि अगर वो लड़की दोबारा नजर आए तो इसे फौरन भगा देना, और अगर ना जाए तो जोर से डांट देना। ऐसे लोग इज्जत की कदर नहीं करते। दूसरी तरफ वो लड़की अब एक एनजीओ के साथ काम करने लगी थी, जहां इसकी मुलाकात एक वकील से हुई। वकील ने इसे बताया कि अगर वो चाहे तो इसके साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, बस कोई सबूत होना चाहिए। इसने खामोशी से अपना पुराना निकाहनामा निकाला, जिस पर इसके कामते हुए दस्तखत थे, और आहिस्ता से कहा कि यही इसकी हकीकत है और यही इसका वाहिद सबूत। आहिस्ता आहिस्ता इदारे के लोगों ने इसे मुख्तलिफ समाजी तकारीब में ले जाना शुरू किया, जहां वो अपनी कहानी सुनाती तो सुनने वाली लड़कियों की आंखों में हैरत, दुख और हिम्मत एक साथ झलकने लगते। एक दिन एक खातून रिपोर्टर ने इससे इंटरव्यू की दरख्वास्त की और कहा कि अगर इसकी कहानी रिकॉर्ड की जाए तो बहुत सी लड़कियों को हौसला मिल सकता है। इसने कुछ लम्हे सोचकर हाँ कर दी, क्योंकि अब वो सच को छुपाना नहीं बल्कि दुनिया के सामने लाना चाहती थी। यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर फैलने वाली थी और वो सच जिसे मैंने इतने अरसे से दबाया हुआ था अब सामने आने के करीब था। इधर मैं अहमद की आमद की तैयारी में मसरूफ थी। इसके लिए नए कपड़े सिलवाए, इसकी पसंद की खुशबुएं मंगवाई
और घर का नक्शा ही बदल दिया ताकि इसे लगे कि इसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ बेहतरीन तरीके से संभाला गया है। मगर इसी दौरान एक रात मुझे इत्तेफाकन एक कॉल सुनने को मिली जो इस केस पर काम करने वाले वकील की थी। वो कह रहा था कि इस मामले में असल गवाही के लिए भाई से बात करना जरूरी है। ये सुनते ही मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ गई। मैंने फौरन नौकर को धमकाया कि अगर इसने ये बात किसी से की तो इसकी नौकरी खत्म कर दूंगी। मैंने जल्दी से अहमद को फोन किया और बनावटी खुशी से कहा कि मैं इसके लिए ये एक सरप्राइज तैयार कर रही हूँ, वो बस जल्दी वापस आ जाए। इसने हंसते हुए जवाब दिया कि वो भी मेरे लिए एक सरप्राइज ला रहा है, मगर इसके लहजे में कुछ बदलाव हुआ सा था, जैसे वो बहुत कुछ जान चुका हो। मैंने ये बात नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ वो लड़की अपना बयान अदालत में जमा करवा चुकी थी। एनजीओ ने इसकी मदद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जहां रिपोर्टर ने इससे सवाल किए। एक सवाल ये भी था कि अगर इसके भाई को ये सब मालूम हो जाए तो वो क्या चाहेगी। इसने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, मैं सिर्फ एक बार इसकी आंखों में देखना चाहती हूँ, ये जानने के लिए कि इसकी बहन क्या बन चुकी है और क्या इसे मेरे दर्द का एहसास हुआ या नहीं। मेरी आवाज अब तेज हो चुकी थी। हर लम्हा मुझे यही महसूस होता था जैसे दरवाजे के बाहर वही खड़ी है। मैंने रात को गेट लॉक करवाया, कैमरे की रिकॉर्डिंग बार बार चेक की। मेरी पूरी कोशिश यही थी कि अहमद को कुछ भी मालूम ना हो, मगर जो करीब आ रहा था वो सिर्फ अहमद की वापसी नहीं थी बल्कि सच का सामना था। और मैं चाहे जितने दरवाजे बंद कर लेती, वो सच अब रुकने वाला नहीं था। दरवाजे की घंटी बजी तो मैंने आईने में खुद को आखिरी बार देखा, हल्का सा परफ्यूम लगाया और खुद को संभालते हुए दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आया, वही अंदाज वही चाल, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी जो मुझे चुभ गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, आखिर आ ही गए, कितना इंतजार करवाया तुमने। मगर वो खामोश रहा, जूते उतारे और सीधा अंदर जाकर बैठ गया। मैं किचन से चाय ले आई और इसके सामने रख दी। कुछ तो कहो, इतने दिनों बाद आए हो। मगर इसने सिर्फ इतना कहा, अभी थक गया हूँ, सुबह बात करेंगे, और कमरे में चला गया। इसका ये रवैया मेरे लिए अजनबी था। अगली सुबह वो नाश्ते की मेज पर बैठा था। मैंने कप रखते हुए आहिस्ता से कहा, कुछ खाओगे? इसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, बैठो, बात करनी है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं खामोशी से इसके सामने बैठ गई। इसने जेब से एक मोटी फाइल निकालकर मेज पर रख दी, फिर मोबाइल में एक वीडियो चलाई। कमरे में आवाज गूंजने लगी, भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बार मुझे देख लो, मरने से पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये आवाज सुनते ही मेरी सांसें रुक गई। वही आवाज, वही लड़की जिसे मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। मैंने घबराकर मोबाइल बंद करना चाहा, मगर इसने मेरा हाथ झटक दिया। ये सब देखना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि जो तुमने सालों छुपाया वो अब मेरे सामने है। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, यह सब झूठ है, इन्हें कुछ नहीं मालूम। वो ना हंसा ना गुस्सा किया, बस खामोशी से फाइल मेरी तरफ सरका दी। मैं एनजीओ के लोगों से बात कर चुका हूँ, ये सारी रिपोर्ट है, हर सफ़े पर तुम हो, हर कहानी में तुम्हारा जिक्र है। मैंने फाइल की तरफ देखने की हिम्मत ना की, बस अपने हाथों को मरोड़ती रही। वो आहिस्ता से बोला, जब मैंने ये वीडियो पहली बार देखी मुझे यकीन नहीं आया, लगा किसी की साजिश है, मगर फिर मैंने इसकी खत पढ़े, इसकी खामोशी सुनी और सब समझ आ गया। इसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। तुमने मेरे एतमाद को दफन कर दिया और मुझे झूठी तस्वीरों से बहलाती रही। मैंने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मैंने जो किया हालात की मजबूरी थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बस वो जोर से बोला, अब एक लफ्ज भी नहीं, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी जबान पर भी यकीन नहीं रहा। तुमने अपनी आसानी के लिए एक मासूम जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे अंधेरे में रखा। कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में सब कुछ टूट चुका था। मैंने इन लोगों से कहा कि मेरा इसे कभी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, मगर वो तलखी से बोला कि जिस दिन मैंने इसे बेचा था इसी दिन इसका सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि इसकी रूह भी टूट गई थी। इसने मुझे याद दिलाया कि मैंने इससे इसका भाई, इसका घर और इसकी इज्जत सब कुछ छीन लिया, और ये मेरी गलत फहमी थी कि मैं अपने मीठे अल्फाज से इसे हमेशा धोखा देती रहूंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इसके कदमों में झुक गई और एमल से खुदा के लिए एक मौका मांगा, मगर इसने साफ कह दिया कि मेरे पास पहले ही बहुत मौके थे। जब वो फोन करती थी, जब दरवाजे पर आती थी, जब बारिश में भीग कर खड़ी रहती थी,
और हर बार हमने इसके लिए दरवाज़ा बंद किया, इसलिए आज वही दरवाज़ा मुझ पर बंद हो चुके हैं। मैंने रोते हुए अपनी गलती तस्लीम की, मगर वो पलटकर जाने लगा और जाते हुए कह गया कि मैंने ही इस दिन जीने और मरने का फर्क मिटा दिया था, जब मैंने इसका हाथ एक बूढ़े आदमी के हाथ में दे दिया था, और अब पछताने का नहीं बल्कि हिसाब का वक्त है। इसी लम्हे एक नौकर आया और बताया कि कुछ लोग मिलने आए हैं, एनजीओ वाले और एक रिपोर्टर। ये सुनकर मैं घबरा गई तो अहमद ने कहा कि अब मेरा सच दुनिया के सामने आएगा और वो मेरे जुर्म का गवाह बनेगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगा? तो इसने कहा कि मैंने खुद अपने लिए यह अंजाम चुना है और अब मुझे वही मिलेगा जिसकी बुनियाद मैंने खुद रखी थी। दरवाजा खुला तो बाहर कैमरे फैले और सबूत लिए लोग खड़े थे, वही हकीकत जिसे मैं मिट्टी में दफन करना चाहती थी। अमर ने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा कि अब मुझे खुद अपने सच का सामना करना होगा। वो अपनी बहन को लेने जा रहा है। फिर ठहर कर बोला, मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी है। दरवाजा बंद हो गया और मैं फर्श पर बैठी इसी फाइल को थामे रह गई, पहली बार अपने किए का असल बोझ महसूस करते हुए। पर्दा सिर्फ छोट पर नहीं होता बल्कि किरदार पर भी पड़ता है, और आज वो पर्दा मुकम्मल तौर पर उठ चुका था। हॉल में बाकायदा कुर्सियां सजा दी गई थी और मैं हैरान थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इब्तिदा में मुझे लगा शायद कोई आम सी निष्ठा या बातचीत होने वाली है, शायद वो किसी वजाहत के इरादे से सबको जमा कर रहे हैं। मगर जब नौकर ने आकर बताया कि आज शाम के लिए मोहल्ले वाले, रिश्तेदारों और घर के तमाम मुलाजमीन को बुलाया गया है, तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर गई। कुछ ही देर बाद मेहमान आना शुरू हो गए। सामने वाले घर के खाला रशीदा, मामू खाला और दूसरे कई लोग जिन्हें मैंने बरसों नजरअंदाज किया था। आज सबके चेहरों पर तजस्सुस साफ झलक रहा था और कमरे की फिजा बोझल होती जा रही थी। फिर अहमद अंदर दाखिल हुआ और इसके साथ वो लड़की भी थी, मेरी ननद, वही मासूम बच्ची जो अब एक मजबूत औरत बन चुकी थी। इसके चेहरे पर सुकून था, मगर इसकी आंखों में वही पुराने जख्म अब भी जिंदा थे जो कभी मैंने खुद इसे दिए थे। वो सबके सामने खड़ा था, चेहरे पर सख्ती और लहजे में फैसला साफ झलक रहा था। इसने सबको बैठने का इशारा किया, जबकि वो लड़की हॉल के एक कोने में खामोशी से खड़ी थी, नजरें झुकी हुई थी और पेशानी पर पसीना नुमाया था। अहमद ने मजमुआ पर एक नज़र डाली और बोला कि आज वो एक फैसला सुनाने वाला है, मगर इससे पहले ये कहानी सुनाना चाहता है। फिर इसने वही वीडियो स्क्रीन पर चला दी जो कुछ दिन पहले मुझे दिखा चुका था। वही खामोश चीखें, वही दर्द और वही जख्मों की दास्तां। वीडियो खत्म होते ही हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। खाला रशीदा की कपकपाती आवाज उभरी, या अल्लाह, ये हमने क्या सुन लिया? अहमद ने अज़बात में सर हिलाया और कहा, यही वो औरत है जिसे मैंने अपनी बहन की अमानत सौंपी थी और इसी ने मेरी गैर मौजूदगी में इसका सौदा कर दिया। सबकी नज़रें मेरी तरफ उड़ गई, सवालों और हैरत से भरी हुई। मैंने लब खोलने की कोशिश की, मगर अल्फाज मेरा साथ छोड़ गए। अहमद ने एक फाइल सबके सामने रख दी जिसमें एनजीओ की रिपोर्ट, वकील की बयानात और वह तमाम सबूत मौजूद थे जो हकीकत को बेनकाब कर रहे थे। लोग आगे बढ़े, सिफात पलटे और हर चेहरे पर नफरत और दुख के आसार नुमायां होने लगे। किसी ने कहा ऐसी औरत माँ कहलाने के लायक भी नहीं, तो किसी ने मुझे मुलामत भरी नजरों से देखा। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई, जैसे जमीन मेरे कदमों से निकल चुकी हो। अहमद ने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि वो इंसाफ के लिए खड़ा है और आज के बाद मेरा इसकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। फिर इसने इस लड़की को अपने पास खड़ा किया, इसके सर पर हाथ रखा और कहा, ये मेरी बहन नहीं, मेरी बेटी है और मैं इसे नई जिंदगी दूंगी। इसके बाद इसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया, जिसे खोलते ही मेरे हाथ कांपने लगे। वो तलाकनामा था। मेरे लिए सब कुछ वही खत्म हो गया। किसी ने तालियां नहीं बजाई, मगर हर चेहरे पर यह खामोश फैसला सब्त था। वो लड़की खामोश रही, मगर इसकी आंखों से बहते आंसू इसकी तकलीफ की गवाही दे रहे थे। मैं जमीन पर बैठ गई बेसहारा, और किसी ने मेरी तरफ पलटकर भी ना देखा। कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे शहर से निकाल देना चाहिए, तो कोई कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा था। शाम ढलते ही सब लोग रुखसत हो गए। अहमद ने हुक्म दिया कि मेरा सामान बांध दिया जाए और साफ कह दिया कि अब इस घर पर मेरा कोई हक नहीं रहा। मैं खामोश खड़ी सब सुनती रही, नजरें झुकाई, क्योंकि कहने को कुछ बाकी नहीं था। आखिरकार दरवाजे पर खड़े होकर इसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा, जाओ,
इसी रास्ते पर जो तुमने खुद चुना था। मेरे दरवाजे अब तुम पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। दरवाजा बंद हुआ और मैं एक नई मगर बेनाम सी पहचान के साथ बाहर निकल आई। इज्जत की एक नई दास्तान के साथ वो इस दिन एक बड़े तालीमी मेले में दाखिल हुई जो कराची में मुनक़िद हुआ था। हाल में फलाही इदारों, तालीमी तंजीमों और मीडिया नुमाइंदान की बड़ी तादाद मौजूद थी। सब एक खास लम्हे के इंतजार में थे। वही लड़की जिसकी खामोशी कभी दरवाजे के पीछे दफन कर दी गई थी, आज स्टेज पर आने वाली थी। जैसे ही इसका नाम पुकारा गया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो पुरसुकून अंदाज में चलती हुई माइक तक पहुंची। चेहरे पर एतमाद और आंखों में अज़म था। इसने नरम लहजे में कहना शुरू किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन यहाँ खड़ी होंगी। मुझे रिश्तों ने नहीं बल्कि धोखे ने मजबूत बनाया है। जिन लम्हों में मेरी आवाज दबाई गई, इन्हीं लम्हों ने मेरी पहचान बनाई। सामियान में बैठी कई लड़कियों की आंखें नम हो गई। बाद में एक नौजवान लड़की इससे मिली और बोली कि इसकी कहानी ने इसे अपनी जिंदगी वापस लेने का हौसला दिया है। अब वो सिर्फ मुतासिरा औरत नहीं रही थी बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। मुकामी टीवी चैनल्स ने इसकी कहानी को इज्जत का परचम के नाम से नशर किया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोग इसके हौसले की तारीफ करने लगे। एक दिन एक सीनियर एंकर ने इससे पूछा कि इतने बड़े सदमे के बाद भी इसने माफी का रास्ता क्यों चुना, तो इसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं बदला लेती तो शायद सुकून न मिलता। मैंने माफ करके खुद को आजाद किया और यही मेरी जीत है। बाद में एक एनजीओ ने इसे साल की बाहिम्मत बेटी के आजीज से नवाजा। इस तकरीब में इसने सिर्फ एक जुमला कहा, मेरी खामोशी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, इसलिए अब मेरी आवाज ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। फिर इसने लड़कियों के लिए एक छोटा तरतीबी मरकज कायम किया जहां इन्हें न सिर्फ कानूनी आगाही दी जाती थी बल्कि खुद एतमादी और अपने हुकूक के लिए खड़े होने का हौसला भी सिखाया जाता था। अब इसकी तरतीबी मरकज में लड़कियों को न सिर्फ कानूनी रहनुमाई दी जाती थी बल्कि अमली महारतें और जिंदगी संवारने के तरीके भी सिखाए जाते थे। एक दिन इसके दफ्तर में एक माँ अपनी बेटी को लेकर आई और नरम लहजे में बोली, मैं चाहती हूँ ये आप जैसी मजबूत बने। इसे जिंदगी को समझना है और खुद अपने फैसले करना सीखना है। वो मुस्कुरा दी और बच्ची के सर पर हाथ रखते हुए इसे हौसला दिया। वो अक्सर वहाँ लेक्चर देती, लड़कियों को यह एहसास दिलाती कि इनका जिस्म और इनकी आवाज़ सिर्फ इनकी अपनी है। किसी को यह हक हासिल नहीं कि इनकी जिंदगी के फैसले इनसे छुपा कर किए जाएं या इन पर जबरदस्ती मुसल्लित किए जाएं। इसकी बातों में एक सच्चाई और दर्द था जो सीधा दिल में उतरता और सुनने वाली हर लड़की के अंदर एक नई हिम्मत जगा देता। वो अपनी जिंदगी के फैसले अब किसी से छुपाकर नहीं बल्कि पूरी हिम्मत के साथ खुद करने लगी थी। एक शाम वो अपने मरकज में फाइलें तरतीब दे रही थी कि अहमद कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक पुराना तस्वीरी फ्रेम था जिसमें दोनों की बचपन की मुस्कुराती हुई तस्वीर महफूज थी। इसने नरमी से कहा, यह मुझे एक पुराने बॉक्स में मिला, सोचा तुम्हें दे दो, शायद तुम भूल चुकी हो मगर मेरे लिए ये सब कुछ है। इसने तस्वीर थामी, नजरें झुकाई और आहिस्ता से बोली, भूला तो कुछ भी नहीं, बस अब वो आंखें नहीं रही जो धोखा पहचान ना सकी। अहमद को इस पर फख्र था। एक दिन इसने कहा भी, मैंने तुम्हें बहन कहा था मगर तुम तो बेटी से भी बढ़कर निकली हो। वक्त गुजरता गया और इसकी कहानी सरहदों से निकलकर दुनिया तक पहुंच गई। बैनुल अक़वामी सतह पर इसका जिक्र होने लगा। मुख्तलिफ तंजीमों ने इससे राबिता किया और वो एक मिसाल बन गई। एक ऐसी लड़की जो टूटी जरूर थी मगर फिर खुद को इस काबिल बना लिया कि अब किसी और को टूटने ना दे। इधर मेरी दुनिया सुकड़कर एक छोटे से किराए के कमरे तक महदूद हो चुकी थी। शाम ढल चुकी थी। एक मध्यम बल्ब की रोशनी दीवारों पर लरस रही थी और मैं खिड़की के पास बैठी खाली कप को थामे दरवाजे को तक रही थी। ना कोई दस्तक, ना कोई आवाज, बस खामोशी जो अब मेरी साथी बन चुकी थी। इस कमरे की हर दीवार जैसे मेरी माजी की गवाह थी। वही चीखें, वही सुसक्कियां जो कभी मैंने दूसरों के लिए चुनी थी, आज पलटकर मुझे ही सुनाई दे रही थी। एक दिन पड़ोस से ही एक माँ की आवाज आई, नेता दरवाजा बंद कर लो, और मेरे कानों में फौरन वही जुमला गूंज उठा, भाभी भाई से बात करवा दे। मैं घबराकर दीवार से लग गई, कानों पर हाथ रख लिए मगर वो आवाजें मेरे पीछा छोड़ने को तैयार न थी। मैंने कई बार अहमद को फोन करने का सोचा मगर हर बार ये एहसास मुझे रोक देता कि अब ना वो नंबर मेरा रहा, ना वो रिश्ता, ना वो इज्जत। एक दिन अखबार में एक इश्तिहार नजर आया, नई रोशनी इदारा,
कमजोर लड़कियों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का मरकज। मैं जानती थी ये वही जगह है जहाँ वो है। मैं दरवाजे तक गई मगर कदम वहीं रुक गए। मैं इस दहलीज पर कैसे जा सकती थी जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया था। दिन गुजरते गए, कोई दरवाजा न खटखटाया गया। मोहल्ले बदल गए, लोग बदल गए, मगर मेरे अंदर के गुनाह वैसे ही जिंदा रहे। हर रात सोने से पहले वही एक आवाज मेरे कानों में गूंजती, भाभी, भाई से बात करवा दो। एक रात ख्वाब में मैंने खुद को कहते सुना, और एक बार आओ मैं बात करवा देती हूँ। आंख खुली तो सांसें बिखरी हुई थी, तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। दरवाजे की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि अब कोई आने वाला नहीं, कोई दस्तक बाकी नहीं। अब अगर कोई ये दरवाजा खोलेगा तो वो शायद आखिरी होगा। दिन की रोशनी भी अब आंखों को चुभने लगी थी और रातें इन आंसुओं की पनाहगाह बन चुकी थी जिन्हें कभी किसी ने देखा ही नहीं। आखिरकार वो औरत जिसके पास सब कुछ था मगर सबने कुछ न समझा, इसी खामोशी कमरे में अपनी ही आवाजों के साथ कैद होकर रह गई। एक जिंदा पछतावा जो आहिस्ता आहिस्ता खुद में दफन हो गया। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।